नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अध्ययन जंक्शन में। तो हम लोग सामाजिक विज्ञान का पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघु उत्तरीय पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्ड है। आप उससे इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। ये है पार्ट 2, जिसमें हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है, इतिहास लेखन में सिक्के एवं अभिलेख किस प्रकार सहायक होते हैं। वो तब जो अभिलेख मिले हुए थे वो ताड़पत्रों पे या शिलाओं पे या पिलर्स पे या दीवारों पे लिखे हुए होते थे, क्योंकि तब पेपर का आविष्कार नहीं हुआ था। तो तब जो हमें अभिलेख मिले हैं या सिक्के मिले हैं तो उससे हमें काफ़ी चीज़ों का पता चलता है। जैसे हमें तब के राजा का नाम, या अगर सिक्का मिला है तो कौन सी धातु का वो सिक्का बना है, इससे हमें ये पता चलता है कि उस टाइम कौन सी धातु चलती रही होगी, या जो लिखा है वो किस लिपि में लिखा है, तो कौन सी लिपि में लोग लिखते थे, या उनका मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता था, वो कैसे बात करते थे, उनका साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था। ये सब बातें हमें अभिलेखों और सिक्कों से पता चल जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुरा पाषाण काल व नव पाषाण काल के औजारों के क्या अंतर थे। देखिए, पाषाण काल ही दोनों का पूछा है, तो स्टोन एज बोलते ही इसीलिए थे क्योंकि तब के जो औजार थे वो स्टोन्स के बने हुए थे। तो पूरा पाषाण काल में क्या था, जो पत्थर जो औजार बने हुए थे वो चूना पत्थर के बने हुए थे और बहुत शार्प नहीं होते थे, बहुत बड़े बड़े होते थे, जिससे हमें ये पता चलता है कि तब के ज़माने के जो लोग रहे होंगे वो बहुत अच्छी फिनिशिंग नहीं कर पाते थे पत्थरों में, उसे बहुत अच्छे से तोड़ नहीं पाते थे, उसे शेप नहीं दे पाते थे, यानी तराश नहीं पाते थे। तो बहुत बड़े बड़े नुकीले भी नहीं थे, ऐसे ही उनके औजार होते थे। नवपाषाण काल तक आते आते जो हमें औजार मिलने लगे वो छोटे छोटे पत्थरों के, नुकीले और पॉलिश्ड मिलने लगे। इवन पत्थरों के साथ साथ हड्डियों के भी औजार मिलने लगे। कुछ औजारों में कुल्हाड़ी शेप के औजार भी मिले हैं, जिससे हमें पता चल गया था कि नवपाषाण काल आते आते लोग शार्प औजारों का प्रयोग करने लगे थे। अगला क्वेश्चन है, गीजा का पिरामिड संसार के आश्चर्यजनक स्मारकों में क्यों गिना जाता है। तो जो चीज़ हमारे समझ में नहीं आती वो हमारे लिए आश्चर्यजनक ही हो जाती है। तो लगभग 40 सेंचुरीज पहले जो पिरामिड बना था वो, उसकी कारीगरी इतनी अच्छी थी कि जिसे लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि किस टेक्नोलॉजी का यूज़ उस टाइम किया गया होगा, या उस टाइम के जो मानव कारीगर थे, उस टाइम इतनी मशीन्स नहीं थी, जो मानव कारीगर थे वो कितने अच्छे थे जो उन्होंने इस टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मानना है। कोई कहता है कि शायद ये खानों को प्रिजर्व रखने के लिए होते थे, क्योंकि पिरामिड में किसी तरह की एनर्जी रिलीज होती है, ये कुछ साइंटिस्ट ने बताया है। लेकिन उनका निर्माण क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये अभी तक रहस्य है। इवन कुछ विद्वान मानते हैं कि उसकी वॉल्स पे कुछ लिखा हुआ है, और वो क्या लिखा है, किस लिपि में लिखा है, वो भी अभी पूरी तरह नहीं पता लगाया जा पाया है। तो जो भी चीज़ हम लोगों को नहीं समझ में आती, मोस्टली वो इतना अच्छा स्ट्रक्चर है, वो तब की 400 शताब्दी पहले किस तरह बना था, ये एक आश्चर्य की बात है। इसीलिए ये हमारे आश्चर्यजनक स्मारकों में गिना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सिकंदर का जब आक्रमण हुआ तो अधिकतर आक्रमण हमारे पश्चिमोत्तर साइड से ही हुए हैं। तो सिकंदर के आक्रमण के बाद व्यापारियों को और रास्ते मिले। यूनान और भारत का जो जल मार्ग था उससे भी व्यापार शुरू हुआ, तो उनके व्यापार का विस्तार हुआ। जब सिकंदर ने पूरे विश्व पर अपने एक तरह से अपना झंडा लहराने के लिए जो वो उस पर निकला था, तो उससे जो भारतीय राजा थे उनको एक सीख मिली। उन्हें पता चला कि उनमें यूनिटी नहीं है। तो सिकंदर के जाने के बाद ऐसा कहा जाता है कि जो छोटी छोटी रियासतें थी, जो छोटे छोटे स्टेट्स थे, उनका एकीकरण हो गया। कुल मिला के जो हमारे राजाओं में यूनिटी आई, क्योंकि ज़्यादातर जो रीज़न है भारत के डिवाइड होने का वो यही है कि तब के जो राजा थे वो यूनाइटेड नहीं थे। तो सिकंदर के बाद उनमें यूनिटी आई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिरत्न और अष्टांगिक मार्ग क्या है। तो ये हमारे बुद्ध धर्म में दिए हुए दो चीज़ें हैं, त्रिरत्न और अष्टांगिक मार्ग। त्रिरत्न मतलब वही बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध मतलब
जो महाज्ञानी लोग थे। धम्म मतलब बुद्ध की शिक्षाएं, और संघ मतलब बौद्ध भिक्षुओं का समूह, ये उनके त्रिरत्न थे। और अष्टांगिक मार्ग भगवान बुद्ध ने एक्चुअली दुखों से बचने के लिए और मानव के कल्याण के लिए कुछ 8 मार्ग बताए थे, जिनका नाम था सम्यक दर्शन, सम्यक संकल्प और सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि। कुल मिला के ऐसे 8 थे, तो आप लिख दीजिएगा। और किससे संबंधित है ये भी प्लस हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानचित्र क्या होता है? मानचित्र के 2 प्रयोग लिखिए। मानचित्र एक्चुअली अगर हम वर्ड देखें तो मान और चित्र यानी मेजर किया हुआ चित्र, तो ये हमारे देश को या हमारे विश्व को या हम पूरा अर्थ का भी ले लें कि अर्थ का एक छोटा रिप्रेजेंटेशन होता है पेपर पे, उसी को हम मेज़र करके एक छोटे छोटे फॉर्म में पेपर पे जो बना देते हैं चित्र रूप में, वही हमारा मानचित्र होता है। इससे हमें 2 जगहों के बीच की दूरी क्या है या जलवायु क्या है आदि सब कुछ पता चलता है। तो आपको मानचित्र बता के 2 प्रयोग लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है, जिले का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? जिले के प्रशासन में उसकी क्या भूमिका होती है? जिले का सर्वोच्च हमारा अधिकारी होता है वो हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जिला अधिकारी होता है। उसकी जिले के प्रशासन में उसकी भूमिका तो पूरे जिले की शांति और व्यवस्था बनाए रखना ही उसका काम होता है। नागरिकों को सारी जो गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं वो सब मिले अच्छे से, जिले का विकास हो, उसमें शांति बनी रहे, जिले की भूमि का रिकॉर्ड बना रहे, ये सारा जिला प्रशासन का ही काम होता है। तो आपको इतना ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, सड़क दुर्घटना से बचने के 5 उपाय लिखिए। बहुत बेसिक है। सड़क दुर्घटना से ट्रैफिक नियमों का पालन करें, किसी भी गाड़ी को ओवरटेक ना करें, अपना वाहन चलाते समय सीट बेल्ट या हेलमेट का प्रयोग करें, सही लेन पे चलें और दूसरे वाहनों से पर्याप्त दूरी बनाकर चलें। यही सब अगर हम फॉलो करेंगे तो सड़क दुर्घटना से बच सकते हैं। आपको कोई 5 पॉइंट्स बना के 5 लिख देने काफ़ी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? अर्थशास्त्र के महत्व का उल्लेख कीजिए। अर्थशास्त्र एक्चुअली सोशल साइंस की या सामाजिक विज्ञान की एक ब्रांच है, एक शाखा है, इसमें हम धन का अध्ययन करते हैं। कुल मिला के हम धन को कैसे मैनेज करें या और ताकि उससे हमें मैक्सिमम फ़ायदा हो, मैक्सिमम हम बचा सकें या मैक्सिमम हम गेन कर सकें, यही सब हम अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। अपने अर्थशास्त्र एक घर का भी हो सकता है और पूरे देश का भी हो सकता है, तो हम लोग ब्रॉड लेवल पे भी पढ़ते हैं, उसको अप्लाई हम अपने घर पे भी करते हैं। अर्थशास्त्र के महत्व का उल्लेख कीजिए। अर्थशास्त्र का यही महत्व है कि अर्थशास्त्र पढ़ने के बाद हम लोग एग्जैक्ट समझ सकते हैं कि अलग अलग वर्गों में क्या रिलेशन है अर्थव्यवस्था को लेके, उनका आर्थिक संबंध कैसा है, बेरोजगारी को कम करने में या मापने में हमें सहायता मिलती है, व्यापारियों को फ़ायदा मिलता है, यही सारे उसके फ़ायदे हैं। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा व मकर रेखा से आप क्या समझते हैं? ओके, इसे एक फिगर से समझिए। लेट अस अज्यूम ये हमारी अर्थ है, ये है हमारा 0 डिग्री पे इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, ये हमारी 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ पे 2 अक्षांश रेखाएं होती हैं जिन्हें हम कर्क रेखा और मकर रेखा कहते हैं। ये ऊपर वाली रेखा हमारी कर्क रेखा होती है यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, नीचे वाली रेखा हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा होती है। ये 2 हमारी अक्षांश रेखाएं हैं जो कि ये हमारे 2 लैटिट्यूड्स हैं, और इसके बीच का ये जो एरिया होता है इसे हम ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। ये हमारा ट्रॉपिकल जोन है। तो इसे और अच्छे से समझाने के लिए आप इसे फिगर के थ्रू भी समझा सकते हैं। तो बस इसी के साथ हमारे लघुत्तरी समाप्त होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं समझ में आया है या आपको और अच्छे से समझना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।